अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 3 में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज देखेंगे ना, आज हम कम्बिनेशन मिस्टेक्स को देखेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए और किसके साथ कौन सा नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले कोलोकेशन मिस्टेक्स हैं। तो कोलोकेशन में दो वर्ड जैसे नीदर के साथ नोर आता है, तो इस तरह आपने करना है कि अगर किसी सेंटेंस में एक साइड पे नीदर आ रहा है तो दूसरी साइड पे नोर आएगा। इसी तरह एक साइड पे अगर ईदर आ रहा है तो दूसरी साइड पे और आएगा कि ईदर ऑफ ईदर यू और योर सिस्टर। तो इस तरह ईदर के साथ और आएगा। नीदर मी और नोर माई सिस्टर, तो नीदर के साथ नोर आएगा। नीदर का मतलब होता है नहीं, ईदर का मतलब होता है चॉइस। इसी तरह नॉट ओनली अगर सेंटेंस हो तो उसकी दूसरी लाइन में बट आल्सो आएगा। बट भी आ सकते हैं, बट आल्सो भी आ सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस लिख सकते हैं नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर्स। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। अच्छा, इसका हमने एक रूल पढ़ा है एग्रीमेंट मिस्टेक्स में। एग्रीमेंट मिस्टेक्स में हमने नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो को देखा है कि ये सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, कि इनके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा ना ये उनको फॉलो करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो होगा उन्हीं के हिसाब से यूज़ होगा। इसी तरह टू के साथ टू आता है नेगेटिव सेंस में कि आई एम टू हंग्री टू डू दिस वर्क या आई एम टू वीक टू डू दिस जॉब। तो टू के साथ टू आता है और टू के साथ आप वेरी नहीं लगा सकते। लाइक आई एम टू वीक या फिर आई एम टू वेरी वीक, इस तरह का आप टू के और वेरी का कम्बिनेशन नहीं बना सकते। टू के साथ आपने टू का ही कम्बिनेशन बनाना है। इसी तरह बोथ के साथ एंड का कम्बिनेशन होता है। जैसे बोथ ऑफ द पीपल एंड देयर लगेज, तो इससे बोथ के साथ एंड का कम्बिनेशन यूज़ होगा। अगर अकेला नाट आ रहा है तो नाट के साथ आप बट का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाट के साथ आप एंड का कम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसमें इसको आइडेंटिफाई भी करना है कहाँ कहाँ ये गलतियाँ हो रही हैं। इसी तरह बोथ और बिटवीन का कम्बिनेशन यूज़ होता है कि बोथ ऑफ द पीपल वर प्रेजेंट, या फिर बोथ और बिटवीन पूरे सेंटेंस में यूज़ होता है। अगर एक सेंटेंस की एक साइड पे बोथ आ रहा है तो दूसरी साइड पे आप बिटवीन यूज़ करेंगे, आप अमंग यूज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर एक साइड पे ऑल आ रहा है तो दूसरी साइड पे आप अमंग यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह नो अदर के साथ देन यूज़ करते हैं। नो अदर के बाद एंड नहीं यूज़ कर सकते। नो अदर देन तस्बिया वाज प्रेजेंट, तो नो अदर के साथ देन यूज़ करेंगे। इसी तरह देन एनी होगा किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद हम अदर का वर्ड यूज़ करेंगे, देन एनी अदर। इसी तरह नो सूनर के साथ आप देन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, नो सूनर देन शी कंप्लीटेड दी जॉब। इसी तरह सेम के साथ आप डैट भी यूज़ कर सकते हैं, एज भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने सेंटेंस में ढूंढना होता है। लाइक अगर आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है तो दिस इज़ द सेम स्टोरी डैट आई लिसन्ड, तो डैट आ गया, लेकिन इस सेम के साथ एज भी आ सकते हैं, यानी सेम के साथ दोनों आ सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम टू, ये आप अगर आपने कहना हो कि आप इस्लामाबाद से लाहौर गए तो आपने फ्रॉम टू कहना है, आप फ्रॉम टिल नहीं कहेंगे। लेकिन यानी प्लेस के लिए आप फ्रॉम टू कहेंगे और टाइम के लिए फ्रॉम टिल कहेंगे। अगर आपने कहना है कि सुबह शाम से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, फिर आप फ्रॉम से टिल तक कहेंगे। लेकिन अगर आप प्लेस के बारे में बात करें फिर आप फ्रॉम से टू तक कहेंगे। दोज के बाद हु आता है, सच के बाद एज भी आ सकते हैं, डैट भी आ सकते हैं, सच एज सच डैट, तो ये दोनों आ सकते हैं। रादर के बाद देन आता है, यानी बजाय जो होता है कि रादर देन दिस जॉब, तो रादर के बाद देन हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, इसकी मैं वुड रैदर का एक रूल होता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर वुड रैदर के बाद सिर्फ एक सब्जेक्ट है, यानी सिर्फ वुड रैदर एक सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो फिर हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर वुड रैदर जो है वो दो सब्जेक्ट्स के फॉर्म साथ आ रहा है, यानी आई, ये लाइन लिखें, आई वुड रैदर यू, तो ये क्या हो गया, आई और यू दो सब्जेक्ट आ गए, दरमियान में वुड रैदर आ गया, तो फिर आप ईडी फॉर्म के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई वुड रैदर यू ओपन दिस जो ओएस्टर, या कोई इस तरह की चीज़, आई वुड रैदर यू ओपन दिस ओएस्टर। लेकिन अगर
इसके साथ सिर्फ सिंगलर सब्जेक्ट हो तो फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, लेकिन अगर इसके साथ दो सब्जेक्ट हो तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ये वुड रैदर का रूल याद आया तो मैंने कहा स्किप ना हो जाए, तो अभी आपको बता दिया। सेकंड डिग्री आए एडजेक्टिव की तो उसके साथ देन यूज़ होता है, यानी कंपैरिजन हो। यू आर टॉलर देन योर सिस्टर, तो टॉलर देन सेकंड डिग्री होगी तो ये देन इसके साथ यूज़ होगा। वेदर अगर कहीं यूज़ होता है तो उसके साथ वेदर और यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ एंड यूज़ नहीं कर सकते। वेदर के साथ आप कभी भी एंड किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस आपके पास आल्दो के साथ या धो के साथ स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा सेंटेंस लाइक आप जो होते हैं दो सेंटेंस वाले, आल्दो शी इज़ हंग्री या आल्दो शी इज़ पुअर, तो दूसरा सेंटेंस आपने क्या किससे शुरू करना है, तो दूसरा सेंटेंस आप कोमे से शुरू करेंगे, ना कि आप उसके साथ येट या कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे। दो या आल्दो के बाद दूसरा सेंटेंस कोमे से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप कोई भी येट या इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह हार्डली, स्केर्सली इस तरह के वर्ड्स हैं जिसके अगर किसी कोई सेंटेंस हार्डली से या स्कार्सली से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद अब दूसरे सेंटेंस में आप व्हेन यूज़ करेंगे, वहाँ आप देन यूज़ नहीं कर सकते। हार्डली, स्कार्सली के साथ आप व्हेन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर किसी एक सेंटेंस में लेस्ट है तो दूसरे सेंटेंस में आप शुड यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है। कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एक साइड पे सेंटेंस की एक साइड पे इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्कड होता है ना, तो वर्क इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो दूसरी साइड पे क्या आ गया, यू विल पास, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर सेकंड फॉर्म हो तो उसके बाद दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह अगर इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी साइड पे कंडीशनल में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो इस तरह ये तीन कंडीशनल जो बेसिक कंडीशंस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल, दूसरे कंडीशन में सेकंड फॉर्म के साथ वुड, और तीसरे कंडीशनल में हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव यूज़ होगा। इसी तरह व्हेन के कुछ रूल्स होते हैं। व्हेन के साथ अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, जैसे व्हेन क्लॉक स्ट्राइक 5, व्हेन क्लॉक स्ट्राइक्स 5 एक सेंटेंस पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो दूसरी साइड पे विल शैल यूज़ होगा, यानी वी विल लीव द पार्टी। एक साइड पे व्हेन के अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो ये भी कंडीशनल की तरह दूसरी साइड पे विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। यानी इफ़ व्हेन क्लॉक स्ट्राइक्स 5 वी विल हैव लेफ्ट द पार्टी। इसी तरह व्हेन की अगर एक साइड पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी व्हेन आई वेक अप, तो दूसरी साइड पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये व्हेन का रूल आपको पता होना चाहिए। इफ़ का रूल होता है कि अगर कोई ख्वाहिश हो, कि अगर आप कहते हैं कि काश मैं रिच होता, तो आप ये नहीं कहना कि इफ़ आई या इफ़ यू वॉज रिच या इफ़ ही वाज रिच। वाज नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने ख्वाहिश का इजहार करना है तो फिर आपने वर करना है। तो फिर कहना है इफ़ आई वर रिच आई वुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वुड के बाद, क्योंकि वुड कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। शैल, शुड, कैन, कुड, वुड ये सारे कौन से वर्ड है, मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। एस ई एस या डी ई डी वगैरह कोई भी इजाफा नहीं होता। तो वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये भी रूल आपको पता होना चाहिए। कंडीशनल मार्क्स होते हैं। अगर कोई सेंटेंस है ना इफ़ से शुरू हो रहा है तो वो पॉजिटिव कंडीशनल, उसमें पॉजिटिव बातें हो रही हैं। अगर कोई अनलेस से स्टार्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव कंडीशनल होगा। इसी तरह कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। यानी अगर आप सूरज के ग्रुप होने की, तुलू होने की बातें करें, यानी कुछ इस तरह की बातें करें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, तो उसको ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं।
नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो कंजक्शंस होंगे। कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। इनको एक दफ़ा हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तब हम इसको दोबारा भी देखेंगे। फिलहाल कंपाउंड कंजक्शंस कौन सी होती है? फैन वॉइस, ये हमारे पास कंपाउंड कंजक्शंस होती है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, ये जो सारे फैन बॉयज़ वाली कंजक्शंस होती हैं ना, ये कौन सी होती हैं? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या करती है? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करती हैं। अगर दो क्लासेस इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर डिपेंड नहीं हो रही, तो उनको फैन बॉयज से कनेक्ट करेंगे। अब देखें, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, बिल्कुल एक पूरा सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इट स्टार्टेड रेनिंग, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हमने एक फैन बॉय कंजक्शन बी फॉर, इसमें बट जो होता है, बट से हमने जोड़ दिया। ओ फॉर ओ होता है, एस फॉर सो होता है, वाई फॉर येट होता है। तो ये सारे फैन बॉयज कंजक्शन के साथ हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, शी स्टडीड हार्ड सो शी पास एग्जाम। तो सो भी एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, इन केस आप अगर आप कोई आपको इस तरह का ग्रामेटिकल आ गया एमसीक्यूज कि उसमें बट का ऑप्शन ही नहीं है, यानी अगर आपके पास फैन वॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, तो इनकी जगह सेमी कोलन भी यूज़ होता है। जैसे ये थर्ड एग्जांपल में देखें, आई वांटेड टू गो हाइकिंग द वेदर वाज बैड। तो यहाँ पे देखें बट आना चाहिए ना, बट द वेदर वाज बैड, लेकिन बट अगर स्किप करना चाहें तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? सेमी कोलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस जिसमें बिकॉज आ जाता है, आल्दो आ जाता है, सिंस आ जाता है, इफ़ आ जाता है, वैन आ जाता है, यानी फैन बॉयज़ के अलावा जितनी भी कंजक्शंस होती हैं, कंजक्शंस यानी जो ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। सब ऑर्डिनेट जो होती हैं वो एक तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, एक तरफ डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जो जोड़ती हैं वो सब ऑर्डिनेट होती हैं, जो दो इंडिपेंडेंट को जोड़ती हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में आप कोमा अगर कंजक्शन से पहले यूज़ नहीं करते, जैसे यहाँ पे ना फैन बॉयज़, फार, एंड वगैरह से आप हमेशा इनसे पहले कोमा यूज़ करेंगे। देखिए बट से पहले कोमा है, सो से पहले कोमा है, एंड आ जाएगा इस तरह। एंड इन केस अगर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होगा तो एंड फॉर एंड से भी कोमा होगा, तो इन सब से पहले कोमा यूज़ होता है। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं इनसे पहले कोमा यूज़ नहीं होता। इसके लिए लेकिन रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर बिकॉज है, बिकॉज वाला सेंटेंस जहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगी, ये शर्त है कि वो वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है। यानी आपने डिपेंडेंट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है ना, तो डिपेंडेंट वो होगा जिसमें ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हो रही है। अब देखें, बिकॉज शी वाज टायर्ड, तो बिकॉज आ गया ना इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये वाला डिपेंडेंट है। इससे अगले वाला शी वेंट टू बेड अर्ली, ये वाला इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट सेंटेंस पहले आ रहा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बाद में आ रहा है, तो इनके दरमियान कोमा यूज़ होगा। लेकिन अगर इस तरह होता है, शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वाज टायर्ड, कि इंडिपेंडेंट आज़ाद जो जुमला है वो पहले आ रहा है और जो डिपेंडेंट है वो बाद में आ रहा है, फिर कोमा यूज़ नहीं होगा। तो ये कोमा का रूल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिटन में मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आल्दो वर्सेस डिस्पाइट। तो आल्दो एक कंजक्शन है, तो कंजक्शन के साथ कंजक्शन वाला रूल ही हम फॉलो करेंगे कि ये सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करता है। आल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। इसी तरह आल्दो शी वाज टायर्ड, के मतलब आल्दो कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद एक पूरा जुमला होगा ना जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। लेकिन डिस्पाइट क्या है? डिस्पाइट जो एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा जुमला हो। इसके बाद कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं, या कोई जेरड हो सकता है। जैसे डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, तो डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउटसाइड। तो अगर सिर्फ द रेन लिखा हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? डिस्पाइट। लेकिन अगर इट वाज रेनिंग पूरा जुमला लिखा हो तो उसके लिए आप आल्दो यूज़ करेंगे। तो आल्दो और डिस्पाइट का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी तरह एज और लाइक का भी यही तलक है कि एज एक कंजक्शन है, तो एज के बाद एक पूरा जुमला आ सकता है। और जो लाइक है वो एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आएगा। ही वर्क्स एज आ डॉक्टर। आ डॉक्टर एक मतलब पूरी चीज़ है ना, कि आ भी है डॉक्टर भी है, आर्टिकल भी है, तो ये एज आ डॉक्टर आ जाएगा। ही रन्स लाइक अ हॉर्स, तो ये कंपैरिजन में लाइक यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा फुल क्लास डू एज योर टीचर्स सेज, कि पूरी क्लास से पहले एज आएगा। लेकिन जो लाइक है ये नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा, लाइक अ सोल्जर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स है।
कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब है, मतलब कौन सा वर्ड किस कम्बिनेशन के साथ आएगा, हमने ये वाला भी टॉपिक करना है। जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, आप ग्रामेटिकली जो सबसे ज़्यादा और सबसे बुरी मिस्टेक करते हैं, जो एग्जामिनर को तप चढ़ा देती है, जिससे आपका फुल पता चल जाता है कि आपको ग्रामर नहीं आती, वो कोलोकेशन है। जैसे आप कहेंगे माई अर्निंग इज़ वेरी बिग, आई हैव वेरी बिग अर्निंग, ये गलत है। अर्निंग के साथ बिग आ ही नहीं सकता, हाई अर्निंग होती है, बिग अर्निंग नहीं होती। इसी तरह आप कहते हैं आई हैव लॉन्ग टाइम प्लानिंग, लॉन्ग टाइम प्लानिंग कहाँ से आ गया, लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है। इसी तरह आप कहेंगे इंसाफ करो, तो आप कहेंगे मेक जस्टिस तो नहीं होता, डू जस्टिस होता है। तो ये जो गलतियाँ होती हैं ना, इनको कोलोकेशन मिस्टेक्स कहते हैं। तो इन गलतियों से अवॉइड करने के लिए हम कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ें याद करेंगे जो आपको बताएंगे किस तरह आपने इनको अवॉइड करना है। अब आपने कहना है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग बाथ या हैव अ बाथ, तो हैव अ बाथ होगा। तो हैव के साथ कौन कौन से वर्ड यूज़ होंगे, ये मैंने जो ऐड किया ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं कि जिसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक, हैव अ गुड टाइम, हैव अ हॉलीडे, हैव अ प्रॉब्लम, हैव अ रिलेशनशिप। मेक अ रिलेशनशिप नहीं, हैव अ रिलेशनशिप। मेक प्रॉब्लम नहीं, हैव अ प्रॉब्लम। तो हैव के साथ ये यूज़ होता है। इसी तरह अगर आपने किसी को कहना हो मेरा एक फेवर करो, तो क्या करोगे, डू फेवर, डू सर्विस, डू बिजनेस, डू कुकिंग, डू असाइनमेंट, डू होमवर्क, डू वॉशिंग, डू डैमेज, यू हैव डन डैमेज टू मी, डू हार्म, डू जस्टिस, जस्टिस का मैंने आपको अभी बताया, डू रिसर्च, डू रॉन्ग, डू वंडर्स। जैसे ही इज़ डूइंग वंडर्स, तो डू इसके साथ आएगा। मेक के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यू हैव टू मेक अ चॉइस, तो मेक चॉइस। डोंट मेक एनी कंपैरिजन, मेक कंपैरिजन। मेक योर डिसीजन अर्ली, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, यू शुड मेक एफर्ट्स टू डू सो, डोंट मेक मैस, मेक प्रोग्रेस, ही मेड अ डिस्कवरी, मेक सजेशन। तो ये सारे मेक के साथ यूज़ होंगे। इसी तरह टेक के साथ टेक अ बाथ, बाथ नहीं आएगा, टेक अ ब्रेक आएगा, यहाँ पे ब्रेक आएगा, यहाँ पे हैव अ बात होता है, टेक ब्रेक होता है। टेक अ लुक, टेक टैक्सी, टेक नोट्स, ही इज़ टेकिंग नोट्स, टेक अ चांस, ही इज़ टेकिंग नैप, यानी रेस्ट कर रही है वो, ही इज़ टेकिंग रेस्ट, ही इज़ टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही इज़ टेकिंग एग्ज़ाम। तो ये टेक के साथ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह कैच के साथ, जैसे उसको सर्दी लग गई है, तो ही हैज़ कॉट अ चिल, तो कैच के साथ चिल आएगा। या फिर किसी घर में आग लगी है, तो दिस हाउस हैज़ कॉट फायर, या आई कॉट साइट ऑफ हिम, ही कॉट इन टेंशन। तो ये कैच या कॉट के साथ ये सारे यूज़ होंगे। पे के साथ पे रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट पे करते हैं, अटेंशन पे करते हैं, या इंटरेस्ट पे करते हैं। इसी तरह कीप अ डायरी, कीप योर प्रॉमिस, कीप सीक्रेट्स, कीप अपॉइंटमेंट, कीप काम, कीप कंट्रोल, कीप इन टच। ये आपने याद करने हैं और अच्छी तरह याद करने हैं। इसके आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी। गो बैड, अगर आप गंजे भी हो गए ना, तो फिर आप कहेंगे आई हैव गॉन बाल्ड। अगर आप अंधे हो गए तो आप कहेंगे आई हैव गॉन ब्लाइंड। अगर आप पागल हो गए तो आप कहेंगे आई हैव गॉन मैड। मतलब ये जो आप नॉर्मली गुस्से में यूज़ करते हैं ना, आर यू गॉन मैड, यानी इस तरह आप यूज़ करते हैं ना, तो इसके साथ गो यूज़ होता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 था, जिसमें हमने ये सारा कुछ देखा, कोलोकेशन के बारे में, कम्बिनेशन के बारे में, कंडीशनल के बारे में। तो इन सब को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स में इनको अच्छी तरह लिखना है। और इनके जब आप टेस्ट सोल्व करेंगे, तो टेस्ट में जो चीज़ इनकी एग्जांपल्स दी होंगी ना, उन एग्जांपल्स के साथ लिखना है। मैं इनके साथ एग्जांपल्स इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि एक तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है, दूसरी एग्जांपल बहुत ज़्यादा है इनकी। तो आप टेस्ट में से इनकी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। आई होप ये कंजक्शंस, कोलोकेशंस, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।